हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको थॉमस ग्रे का लॉन्ग आंसर समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझना आप। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, एवोल्यूट थॉमस ग्रे एज ए प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी आपको आपका जो पेपर बीए का जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर फर्स्ट पोइट्री है, उसमें थॉमस ग्रे का कोई भी लॉन्ग आंसर आ जाए और उस लॉन्ग आंसर में इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड पोएम का नाम ना हो, तो आपको ये ही लॉन्ग आंसर लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगर पोएम का नाम हो तो आपको फिर उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, जो आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं दैट कि थॉमस ग्रे इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। कौन? थॉमस ग्रे। ध्यान से देखो, हिज पोएटिक वर्क इज माइनर, MINOR, माइनर। फिर इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी मतलब गिनती में उसकी जो कविताएं हैं, जो भी उसका वर्क है, बहुत कम है। बट किंतु हिज वर्स, जो उसका छंद है, इज सो एक्सक्विस्टिक इन क्वांटिटी, इतना अधिक उत्तम, अति उत्तम है इन क्वांटिटी, मात्रा में, दैट की ही हैज ए सिक्योर प्लेस अमंग द फाइनेस्ट पोएटिक आर्टिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, कि उसने इतना कम वर्क होने पे भी अपना स्थान बना रखा है महत्वपूर्ण कवियों में से भी एक में। सिक्योर मतलब सिक्योर करे हुए, सुरक्षित करे हुए अपना प्लेस को, फाइनाइट जो बहुत अच्छे पोएटिक आर्टिस्ट हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनमें अपना स्थान बनाए हुए हैं। आगे, ही हैज ए पोएट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल मतलब परिवर्तन के युग का कवि है। एंड आल्सो अ मेलनकली पोएट, एक मेलनकली पोएट है, मतलब जो दुखद विचार दिखाता है। हिज पोएट्री इज द पोएट्री ऑफ हाई थॉट, उसका जो काव्य है ना, उच्च विचारों का काव्य है। एंड सिंसियर फीलिंग, उसमें सिंसियर फीलिंग है, सच्ची भावना है। द मेन क्वालिटी, जो प्रमुख गुण है ऑफ हिज पोएट्री, उसके काव्य का, आर है, क्या है? पहला हेडिंग देख लेते हैं, सेंटीमेंट्स एंड इमोशंस। सेंटीमेंट्स दिखाए हैं, इमोशन दिखाए हैं, तो देख लेते हैं क्या होता है इनका। थॉमस ग्रे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत आरंभ से, अगेंस्ट, विरोध में था, द इंटेलेक्चुअलिटी पोएटिक विट के, ऑफ द पोएट्री के, ऑफ हिज एज के। कहना मतलब उन्हें आध्यात्मिक विचारों की बहुत विरोध में था ये। ही ब्रिंग्स, वो लाता है, एन एट्रैक्टिव इमेजिनेशन, एक एट्रैक्टिव इमेजिनेशन को, टू प्ले अपॉन इट्स दैम, इन पर खेलने के लिए या इन पर विचार करने के लिए या इन पर कार्य करने के लिए उसने इमेजिनेशन का ज्यादा यूज किया। एंड इन रीच, समृद्ध बनाया है, इट, इसे मतलब पोइट्री को, विद टेंडर सेंटिमेंट, टेंडर मतलब होता है करुणाजनक, जो फीलिंग होती है, जो भावनाएं होती हैं, उसको उसने समृद्ध बनाया है, मतलब बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। हिज फेमस पोएम, उसकी जो प्रसिद्ध कविता है, इलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इन कहा कंट्री चर्चयार्ड, कॉमा लगा के, द बार्ड एंड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ये स्टूडेंट इसमें ऐसे, ये POSSE है, ये एक स्थान पे ई है, तो इसकी स्पेलिंग होगी POSSEY, पोइजी, आर रिटन, जो लिखी गई हैं, ऑन इट, इस पर। मतलब इन तीनों जो कविताओं में इसने टेंडर सेंटिमेंट दिखाए, मतलब करुणाजनक विचार दिखाए, विच हैव एन इमोशनल बेस्ड, जो इमोशनल, जो भावनाओं पर आधारित है, इमोशनल जो हमें रुला देती हैं, इस तरह की भावनाओं पर आधारित है ये तीनों पोएम है। द पोएट्री ऑफ थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे का काव्य, अबाउंड्स, भरा हुआ है, इन ऑल द सीड्स, सारे बीजों से, ऑफ द कमिंग जनरेशन, मतलब आने वाले युग में जितने भी जो विचार होंगे, सभी विचार आप जॉन उसकी थॉमस ग्रे की पोएट्री को पढ़ के
समझ सकते हो। ठीक है, आगे हेडिंग देखते हैं। मेलनकली थॉट्स। मेलनकली थॉट्स कैसे होते हैं स्टूडेंट, जान लेते हैं। मेलनकली थॉट, दुखद विचार। द पोएट्री ऑफ थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे का जो काव्य है प्रस्तुत करता है मेलनकली थॉट्स, दुखद विचारों को। हिज इमेजिनेशन, उसका जो काव्य है या उसकी जो कल्पना है, आर रियल, वास्तविक है, एंड जेन्युइन, वास्तविक है। थॉमस ग्रे वाज अ लार्ज हार्टेड, HARTED, डी छूट गया है, देख लेना, हार्टेड मैन, उसका बहुत बड़ा दिल था, यानी बहुत बड़ा उसका दिल था। हिज सोल वाज सिंसियर, उसकी आत्मा भी सच्ची थी, एंड पेंसिव, पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त, हमेशा चिंता रहता था। स्पेलिंग देख लो आप एक बार, थोड़ी सी कट रही है, PENSIVE, पेंसिव। सो अतः हिज मेलनकली, उसके दुखद विचार, एंटर्ड, जुड़े हुए हैं, हिज एवर पोयम, उसकी हर पोयम में, हुज टच, जो छूते हैं, क्या छूते हैं, ह्यूमन इमेजरी, मानवता के इमेजरी को, मिजरी को, मानवता के दुखद को दिखा देंगे, टी है स्टूडेंट ये। ठीक है, एंड इलेजी रिटर्न कंट्री चर्चा इज द बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ हिज मेलनकली थॉट। अगर आपसे कोई पूछे कि जो बेस्ट एग्जाम्पल है मेलनकली थॉट का वो किस में है, तो आपको बताना है एलेजी रिटर्न है कंट्री चर्चा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिज मेलनकली थॉट्स एंड सिंसियर फीलिंग, सच्ची भावना दिखाई है उसने, बिल्कुल बहुत अच्छी। मैंने आपको बताया था जब समरी कराई थी, बहुत अच्छी बातें कही हैं थॉमस ग्रे ने, उसे उसमें सफलता ही मिली है। ही हैज़ ए ग्रेट संपैथी, उसने एक महान संपैथी भी रखी है, ऑफ द पुअर विलेजर्स, गरीब ग्रामीणों के बारे में। ही सोरोस, वह दुख व्यक्त करता है, हिज लक, उनके लक पर, लाइक दिस, इस प्रकार, किस प्रकार, अब देखते हैं। फुल मैनी ए जैम ऑफ प्योरेस्ट रेर सैंड्स, द डार्क अनफेथ केव ऑफ ओशियन बियर। इस लाइनों का मतलब आप समझ लो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, बहुत गहरी बात कही है थॉमस ग्रे ने। उसने कहा कि समुद्र में भी हीरे होते हैं और समुद्र से बाहर धरती पर भी हीरे होते हैं। कोई तो उनकी कदर करता है, लेकिन कोई उनकी कदर, उनके सामने भी रहते हैं तब भी कदर नहीं करता। तो इसी प्रकार हमारे जो धरती के ऊपर भी हीरे थे, हीरे मतलब जो गरीब ग्रामीण थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनमें भी कुछ ऐसे थे, अगर उन्हें कोई सहायता करता, उनकी कोई हेल्प करता, तो वे बड़े बड़े आर्टिस्ट बन जाते, स्टेटमैन बन जाते, नेता बन जाते, बिजनेसमैन बन जाते। लेकिन उनकी किसी ने कदर नहीं करी, कहने का मतलब उनकी जो योग्यता थी उसे कोई समझ नहीं पाया, तो इसलिए वे डेस्ट्रॉय हो गए। उसी प्रकार जो मोती होता है, जैम का मतलब यहाँ स्टूडेंट मोती से होता है, जो समुद्र के अंदर होता है, तो समुद्र के अंदर भी वही जाएगा जिसे पता होगा कि यहाँ मोती है। ठीक है, हर कोई थोड़ी चला जाएगा। तो इसी तरह ही उससे तुलना करिए, जैसे समुद्र में जो मोती होता है, उसकी मोती की जो वो होती है उसे ही पता होती है वैल्यू, जो उसके बारे में जानता है। तो जो गरीब ग्रामीणों के बारे में जानता था उसे उनकी वैल्यू पता थी, लेकिन जो उनके बारे में नहीं जानता था उसे उसकी वैल्यू नहीं पता थी, और जब उन्हें उसकी वैल्यू नहीं पता थी तो वह धीरे धीरे डेस्ट्रॉय हो गए। ठीक है, यहाँ इससे तुलना की है। एक वर्ड में बता दूं, देखो सुनार को पता होती है कि सोने चांदी की कीमत क्या होती है, ठीक है, हम जैसों को पता नहीं होती, हम तो उसे उठा के रख देते हैं, भैया काम की चीज है बस, लेकिन कीमत तो उन्हें पता होती है। इसी तरह ही जो ग्रामीण थे वे पुअर विलेजर, उनकी कीमत भी उन्हें पता थी, जो उनकी केयर करता, लेकिन किसी ने भी उनकी केयर नहीं करी, इसलिए उन बेचारों का लक ने भी उनका साथ नहीं दिया। आगे चलते हैं। रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है, रोमांटिक इमेजिनेशन जान लो आप, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है। रोमांचकारी कल्पना। थॉमस ग्रे वॉज ए स्टूडेंट, थोड़ा कट गया, WAS, वॉज ए रोमांटिक पोएट एट कन्विक्शन, मतलब एक रोमांचकारी कविता एट कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है आस्था, उसे रोमांचकारी विचारों में आस्था थी। ठीक है, जैसे आपको कोई धार्मिक विचार में आस्था रहती है, ठीक है ना, आप हर रोज मंदिर जाते हो तो आपको एक आस्था होती है, तो वो एक रोमांटिक पोएट था, तो रोमांचकारी विचारे मतलब बातें लिखता था। ही इज रोमांटिक एट हार्ट, उसका हृदय से भी वो रोमांटिक था।
ही फ्लाइज, वह उड़ता है, ऑन द विंग्स पर ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन। मतलब वो इतना कुछ रोमांच करके अपनी पोएमों में दिखाता है कि जो रीडर्स होते हैं, जो पाठक होते हैं उसके पढ़ने वाले, उन्हें ऐसा लगता है कि वे रोमांचकारी मतलब पंखों पर उड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब रोमांचकारी विचारों में ज्यादा खो गए हैं। एट दैट टाइम, उस समय जब वो पंखों पर उड़ रहा होता है या ज्यादा इमेजिनेशन में होता है, तो हिज इमेजिनेशन, उसकी जो कल्पना है, मेक्स बनाती है, ए वर्ड, एक संसार को, पिक्चर, एक संसारिक पिक्चर को, ऑफ ग्रेट, GREAT, ग्रेट ब्यूटी, मतलब उसमें महान सुंदरता लग जाती है। जब आप किसी चीज में ज्यादा ही कल्पना करने लगते हो स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदरता दिखाई देने लगती है। हिज इमेजिनेशन आर स्ट्रीकिंग, उसकी जो इमेजिनेशन है, आर स्ट्रीकिंग, आकर्षक है, एंड फ्रेश, मतलब ताजी है, पुरानी नहीं है, ताजी, मतलब उसने कोई ऐसी बात रिपीट नहीं करी जो पहले घटित हो चुकी, उसने कुछ नया दिखाया है, तो फ्रेश है एकदम। हिज इमेजिनेशन आल्सो लुक बैक इनटू द पास्ट, उसने पास्ट को भी दिखाया है अपनी इमेजिनेशन, मतलब अपनी जो कविताएं हैं उसमें पास्ट का भी जिक्र किया है। ही प्रोड्यूस, वो सकारता है, ईच इमेजिनेशन, प्रत्येक कल्पना को, ब्यूटीफुली, सुंदर तरीके से, इन हिज वर्ड्स, अपने छंद में। देख लेते हैं, कैन स्टेयर्ड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। कहने का मतलब ये है, पुअर जो विलेजर थे उन्हें टारगेट करके ये लाइन थॉमस ग्रे ने कही है। इन लाइनों का मतलब जान लो आप। जो पुअर विलेजर हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो थॉमस ग्रे क्या कहता है, थॉमस ग्रे क्या कहता है, पहले क्या था, जो विलेजर जब वो जीवित थे तो वे या तो मुर्गे की आवाज उठकर सुनाई दी, तुरंत उठे, खेत पे चले गए। ठीक है, किसी भी पक्षी की उन्हें आवाज सुनाई देती थी तो वे उठ के तुरंत अपने खेत पर चले जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि वे अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब क्या है कि हम किसी भी कलश, अर्ण माने होता है अस्थि कलश, जो अस्थि ले जाने वाला कलश होता है ना, कि अब अगर हम उस जिसमें उसकी अस्थि ले जाए ना, उस अस्थि पे उसका चित्र भी बना देना, उस कलश पर उसका चित्र भी बना दें, मृतकों का चित्र भी बना दें, या उनकी प्रशंसा में हम गीत गाएं। ये जो दो लाइनों है ना, इनका मतलब बता रहा हूँ स्टूडेंट, में ध्यान से सुनना आप। तो हम जो मृतक का कलश, वो जो अर्ण है, अस्थि कलश है, उस पर हम उस मृतक का या तो चित्र बना दें या उसकी प्रशंसा में गाना गाएं, तब भी हम उसे जीवित नहीं कर सकते। एक समय ऐसा था कि वे मुर्गे की आवाज पे या किसी कोयल की आवाज पर तुरंत सुन के खेत को चलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब हम उन्हें चाहे मुर्गे की आवाज सुना दें या किसी कोयल की आवाज सुना दें या किसी भी पक्षी की या कैसी भी आवाज सुना दें, वे नहीं उठ सकते, क्योंकि दे आर डेड, वे मर गए हैं। ठीक है, इन लाइनों का मतलब बहुत गहरा है, बस आप बस इतना ही समझें, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे हेडिंग देखते हैं, हिज इंटरेस्ट इन नेचर, उसने प्रकृति में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, कैसे दिखाया है आप समझ लो आप। देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, बट सब्जेक्ट और पर्सनल ट्रीटमेंट ऑफ नेचर। कहने का मतलब ये जो कविता है इसमें कुछ नहीं है, किंतु ट्रीटमेंट दिखाया है नेचर का, इसमें नेचर को ज्यादा फोकस किया गया है। तो जहां वो बैठा हुआ है वो नेचर ही है, ऐसे थोड़ी कब्रिस्तान आपको घर के पास मिल जाएंगे। जो कब्रिस्तान जहां भी होंगे वो थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया होगा, तो मतलब प्राकृतिक टाइप का एरिया होगा, उसमें ही इसने अपनी पूरी इलेजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड पोयम, सॉरी इलेजी लिखी है। ठीक है स्टूडेंट, आगे द ट्रीटमेंट पोएट्री ऑफ द एज, अपने समय में, द फर्नल एक्सपेक्ट ऑफ द पार्टिंग डेज इन द इलेजी, मतलब फर्नल एक्सपेक्ट ऑफ द पार्टिंग डेज। फर्नल मतलब वो होता है अंतिम संस्कार, पार्टिंग मतलब वियोग, उसने अंतिम संस्कार के बारे में बताया है इसमें, और पार्टिंग डेज मतलब वियोग कर रहा है इन द इलेजी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड। इज ए सुटेबल बैकग्राउंड है ऑफ हिज मूड, उसके मूड का, मूड मतलब मनोभाव का, मतलब जब वो ये पोएम लिख रहा है तो उस समय वो सैड है, बहुत दुखी है पोएट, और वो जब पोएम लिख रहा है तो पूरी तरह से वो बहुत दुखी है, वो बस अपनी कल्पना दिखा रहा है यहाँ, जैसी वो दुखी है उस हिसाब से लिख रहा है। ऑफ मेलनकली कंटेम्पलेशन मतलब दुखद विचार को, कंटेम्पलेशन चिंता के,
चिंता करी है उसने गरीब लोगों के बारे में, और किसी पोएट ने ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं की है। थॉमस ग्रे ने ये कोशिश की है, तो थॉमस ग्रे को उसमें सफलता भी मिली है। ठीक है, अब इनका मतलब जान लो। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डेज, द लोइंग हेयर विंड स्लोली एंड एवर दली। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? द कर्फ्यू टोल, चर्च की घंटी बजती हैं। द नील्स ऑफ पार्टिंग डेज, मतलब दिन के समाप्त होने पर चर्च की घंटी बजती है। जब दिन समाप्त होने लगता है तो चर्च की घंटी बजती है। जो खेतों में किसान होते हैं, जो पशु होते हैं, वे सब अपना कार्य करके थक गए होते हैं। अब क्या होता है, जब घंटी बजती है, कुछ जगह ऐसा होता है घंटी बज के, यहाँ तो ऐसा नहीं है, बस शाम होती आ जाते हैं, लेकिन कुछ जब घंटी बज जाती हैं तो वे सोचते हैं कि अब दिन समाप्त हो गया, अब घर को चलते हैं। तो सभी जो थके हुए पशु हैं, जो थके हुए किसान हैं, जो दिन भर खेतों में काम करके थक गए हैं, जो दिन भर खेतों में काम करके जो पशु हैं वे भी थक गए हैं, वे अब घर की ओर लौट रहे हैं। द लोइंग हर्ड, लोइंग मतलब धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे। विंड स्लोली, हवा भी बहुत धीरे धीरे चल रही है। ओवर द ली, चरगाह पर, ली मतलब चरगाह। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोड हिज वेरी वे एंड द लीव द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। कहने का मतलब, जो खेतों पर काम करने वाले हैं वे भी लौट रहे हैं, हवा धीरे धीरे चल रही है चरगाह पर। जो सराउंडिंग है, जो हमारा वातावरण है, धीरे धीरे अंधकार की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, अंधकार में बदल रहा है। एंड टू मी, और केवल मैं ही यहाँ अकेला रह जाता हूँ। ठीक है ना, उसमें कब्रिस्तान में वो अकेला ही रह जाता है। ये मतलब है, बहुत ही दुखद विचार दिखाए हैं। अगर आप इस पर डीपली स्टडी करो इस पर, तो आप एक बहुत अच्छा आर्टिकल्स लिख दोगे। हिज पोएटिक आर्ट, उसकी काव्यगत कला। थॉमस ग्रे इज ए ग्रेट पोएटिक आर्टिस्ट, एक महान काव्यगत आर्टिस्ट, कलाकार है। ही इज ए पोएट ऑफ क्लासिकल। क्लासिकल का मतलब होता है प्राचीन, पुराने युग का कवि है। क्लासिकल, सो ही इज कॉल्ड द क्लासिकल वर्सिफिकेशन, उसे क्लासिकल वर्सिफिकेशन भी कहा जाता है, या मास्टर कहा जाता है। ही इज कॉल्ड द मास्टर, इसमें लिख लो, ही इज कॉल्ड द मास्टर, MASTER, मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्सिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट। ही कंसिडर ईच इमेजिनेशन ऑफ इच फ्रेज, वो प्रत्येक इमेजिनेशन को अपने जो फ्रेज में समझता है फ्रॉम पोएटिक वैल्यू, प्रत्येक इमेजिनेशन की काव्यगत विशेषता रखता है, मतलब काव्यगत विशेषता दिखाता है। हिज वर्स, उसका जो काव्य है, हिज वर्स, उसका काव्य, ऑफ इज पोएम का, इज में एम्बिक, मतलब उसने जो छंद अपनाया है वो एम्बिक पेंटामीटर है। एंड हिज पोएट्री, उसका जो काव्य है, इज ग्रेट अचीवमेंट, महान उपलब्धि प्राप्त किए हुए, यह महान उपलब्धि का है। आगे चलते हैं, स्टाइल देख लेते हैं स्टूडेंट उसका। द स्टाइल ऑफ थॉमस ग्रे इज क्लासिकल, जो स्टाइल ऑफ थॉमस ग्रे का इज क्लासिकल है। द पोएटिक डिक्शन, जो उसका काव्यगत डिक्शन शब्दकोश है, बोरोस, उधार लिया गया है, मतलब लिया गया है, फ्री फ्रॉम द कन्वेंशनल लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश क्लासिज्म, मतलब कन्वेंशनल पारंपरिक भाषा है ऑफ उसके इंग्लिश क्लासिज्म की पारंपरिक भाषा के रूप में उसने प्रेजेंट किया है। द थीम ऑफ पोएट्री, उसकी पोएट्री की जो थीम है, इज कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है स्टूडेंट, जुड़ी हुई है, टू द ह्यूमनिज्म, मानवता से। मानवता के विचार को थॉमस ग्रे ने दिखाया है। ये जो पुअर विलेजर थे मानवता ही तो है, तो उसकी पोएट्री की जो थीम है वो पूरी तरह से ह्यूमनिज्म है, मतलब मानवतावादी है। आगे चलते हैं। लास्ट हेडिंग, कंक्लूजन, अच्छे से समझना। टू सम ऑफ अबव पॉइंट्स, उपयुक्त कथनों के आधार पर, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि थॉमस ग्रे इज द बेस्ट पोएट, POET, पोएट है स्टूडेंट, ये बेस्ट पोएट, एक बहुत अच्छा कवि है, ऑफ मिडिल एज, मध्य युग का, बिटवीन क्लासिकल एंड रोमांटिक, क्लासिकल रोमांटिक के बीच का कवि है। जो क्लासिकल एज थी और जो रोमांटिक एज थी, इनके बीच में जो ना ट्रांजिशनल एज थी, उसका कवि है ये। हिज पोएट्री, उसकी जो पोएट्री है, उसका जो काव्य है, इन्फॉर्म, सूचित करता है, एंड रोमांटिक, रोमांचकारी है, एट हार्ट, हृदय से। यद्यपि, आल्दो यद्यपि, हिज पोएटिक वर्क इज माइनर, उसका जो काव्यगत वर्क है, इज माइनर, बहुत कम है या छोटा है। बिकॉज, BECAUS, बिकॉज
क्योंकि ही हैज़ नॉट कंपोज मैनी पोएम, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत कम कविताएं लिखी हैं। बट फिर भी, बट किंतु, वॉट एवर जो कुछ ही कंपोज उसने लिखा, इट इज यूनिक, यह यूनिक है, अनोखा है, एंड एक्सक्विस्ट अति उत्तम है, अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, एंड ऑफ फर्स्ट रेट और प्रथम श्रेणी का है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में कोई कमी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।